नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन के इस यूट्यूब पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड CSPSCL के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियर के वैकेंसी मंगाई गई है और इस वैकेंसी के अंतर्गत पिछले बार की तुलना में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। खासकर हम देखेंगे तो सिलेबस में परिवर्तन किया गया है, तो हम उसको लाइन से देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है। डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको जो है दिनांक 29 सितंबर 2021 समय 12 बजे से आपको आवेदन करना है। कब से? 29 सितंबर 2021 12 बजे से आपको जो है आपको आवेदन भरना स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या डिटेल है वैकेंसी की, हमने इसको पिछले पोस्ट में हमने देख लिया था। लगभग 300 पोस्ट आप देख पा रहे हैं, ये आपको यहाँ पे उसकी भर्ती होगी। ठीक है, कितना कितना पोस्ट है, कितना कितना आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और अनारक्षित में कितना पोस्ट है, ये डिटेल आपको दिख गया है। वैसे इसके बारे में डिटेल सबको पता है। कुछ मेन जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसका ये मतलब है कि जो भी यहाँ पे आपको फॉर्म भरना रहेगा वो छत्तीसगढ़ के निवासी फॉर्म भर पाएंगे। अदर छत्तीसगढ़ से बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो कंपटीशन है वो छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच ही होना है, छत्तीसगढ़ियों के बीच ही होना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा लाइन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जगदलपुर क्षेत्र में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हैं वो बस्तर संभाग के अंतर्गत जिले का मूल निवासी होना जरूरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग जो है जगदलपुर एरिया में भी भर देते हैं कि वहाँ जो हम जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा करके, लेकिन आप यहाँ के इधर के मैदानी इलाके के जो सिटीजन जो लोग हैं वो लोग जो है जगदलपुर क्षेत्र में फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारे लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग जो है जगदलपुर में डाल देते हैं। तो जगदलपुर में डालने के लिए वहाँ के मूल निवासी होना चाहिए बस्तर संभाग के। ठीक है जी, और साथ साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सरगुजा संभाग के लिए भी वहाँ का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको जो जो दिया गया है जगदलपुर के लिए, अंबिकापुर के लिए, जहाँ जहाँ के लिए है वहाँ का मूल निवासी होना चाहिए। और मैदानी इलाका में आपको यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ के लिए यहाँ का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है जी, साथ साथ यहाँ पे खैर इसके बारे में अभी चर्चा हम नहीं करेंगे कि कितना उसको स्टाइपेंड मिलेगा, ये हमारी बात नहीं है। हमको जो देखना है ये कि अधिकतम आयु और मिनिमम आयु की बात हमको देखना है। तो आयु सीमा की जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2021 को आधार मानकर किया जाएगा। अगर आप मिनिमम 18 साल आप देखेंगे और अगर आप अनारक्षित हैं तो 40 साल, अगर आप ST SC या OBC है तो 45 साल। मतलब अगर आप 2021 1 जनवरी 2021 को अगर 18 साल के हो गए हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और आपका एज मैक्सिमम 40 साल अगर आप अनारक्षित हैं तो, और या तो ST SC OBC हैं तो 45 साल के हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। मतलब मान के चलिए आप 18 से 40 वाले हर कोई जो है फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि एज से भी रिलेटेड बहुत सारे लोगों को कुछ डाउट हुआ करता था, तो समझ जाइए अब 18 साल। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 21 साल की वाली बात नहीं है ना। बहुत सारे पोस्ट में 21 साल की बात होती है, बट 18 साल से यहाँ पे दिया गया है। अगला बात, ठीक है, ये सारी डिटेल यहाँ पे दिया गया है कि कितना जो है छूट अधिकतम कितना नहीं हो सकता है। यहाँ पे 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे कितना भी छूट आपको मिले, लेकिन आपका एज जो है 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर हमारी इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। थोड़ी सी चेंजेस किया गया है। पिछले बार के जो CSCB के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट आए थे उसमें जो डिटेल था और इस डिटेल में थोड़ी सी चेंजेस किया गया है। वो चेंजेस क्या है वो देख लीजिए आप। इसमें लिखा हुआ है पहला लाइन कि UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन हो चुका है, आपको किससे होना चाहिए? द्वितीय श्रेणी से होनी चाहिए मिनिमम। थर्ड डिग्री वाला, तृतीय श्रेणी वाला काम नहीं चलेगा। साथ ही आपको जो है ग्रेजुएशन होने के साथ साथ आपको बोला जा रहा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्ष डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ साथ आपको जो है अंग्रेजी और हिंदी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कंप्यूटर होनी चाहिए 1 साल की, और आपकी जो है टाइपिंग स्किल आपका होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि सर हम लोग अभी PGDC या DCA के हमने एग्ज़ाम दिए हैं, उनका रिजल्ट आया नहीं है, तो सर हम क्या फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। इसके लिए साफ साफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, उम्मीदवार द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर पद की अधोलिखित शैक्षणिक अर्हता, अधोलिखित मतलब ये वाली जो शैक्षणिक अर्हता है वो ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक तक पूर्ण करना अनिवार्य है। ये बहुत बड़ी लाइन है। पिछले बार जो वैकेंसी आई थी उसमें ये बोला गया था कि जब फॉर्म जो है डिटेल आया था, जब से फॉर्म भराना शुरू हुआ था उस समय तक आपका जो है क्या
उस समय तक आपका जो शैक्षणिक योग्यता जितने भी शैक्षणिक अर्हता है वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन इस बार ये बोल दिया है कि ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक तक पूर्ण करना जरूरी है। कब तक? अंतिम दिनांक तक। अंतिम दिनांक तक मतलब अंतिम दिनांक तक मतलब जब आपके जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट रहेगा अक्टूबर है इसका लास्ट डेट है, ठीक है, अक्टूबर इसका लास्ट डेट है, अक्टूबर लास्ट डेट तक, ठीक है, अक्टूबर लास्ट डेट तक आप अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप बिल्कुल इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका रिजल्ट, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका रिजल्ट जो है अक्टूबर तक अगर आ जाता है, वो कितना अक्टूबर है वो आपको आगे मैं बता देता हूँ डिटेल देख के। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि वो है 28 अक्टूबर 2021। अगर आपका जो रिज़ल्ट है वो 28 अक्टूबर तक आ जाता है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। फाइनल ईयर में हो गए, चाहे आपके बोल सकते हैं पीजीडीसी या डीसी या जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी जो भी डिग्री है या डिप्लोमा है, अगर 28 अक्टूबर तक के आपके रिजल्ट आ जाते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर 28 अक्टूबर तक नहीं आया तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये तो बात हुई। जो सबसे बड़ी जो लोगों को दिक्कत होती थी या लोगों को जो डाउट होता था वो यही होता था कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो बातें यहाँ पे हो गई है कि क्या क्या होनी चाहिए। एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए जिसकी सेकंड आप देखेंगे सेकंड डिवीज़न, और दूसरा आपका यहाँ पे 1 वर्षीय आपके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा होनी चाहिए, और साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी में आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा भी और कुछ कुछ बोला गया है कि जो लोग इंजीनियरिंग किए हैं उन लोगों का कैसा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ कि जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त बी किए हैं या बीएससी कंप्यूटर साइंस किए हैं, ठीक है, या बीसीए में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक हैं, चाहे बात करोगे, देखो, चाहे और आप बात करोगे एमएससी, जो एमएससी किए हैं कंप्यूटर साइंस में, है ना, इनके लिए डीसी या पीजीडीसी अलग से करना अनिवार्य नहीं, क्योंकि वो लोग जो है ग्रेजुएशन में ही कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये लोग कर लिए रहते हैं, जिनको अलग से डीसी पीजीडीसी करने की जरूरत नहीं है। बट जिन लोगों का प्लेन ग्रेजुएशन है उन लोगों के लिए अलग से 1 साल का डीसी या पीजीडीसी या आप देख सकते हैं कोपा, वो होनी जरूरी है, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो बात हो गया। आरक्षण की डिटेल जो है वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। इतना बात चीज़ें तो हो गई। ध्यान में ये आपको रखना है कि फॉर्म जो है आपको कब तक भरना है, फॉर्म आपको 28 अक्टूबर 2021 को भरना है, 28 अक्टूबर तक भरना है। फीस की बात करेंगे तो अगर आप जनरल वाले हो चाहे ओबीसी वाले हो, आपको 700 रुपये की जो फ़ीस है वो आपको लगेगी। व्यापम से थोड़ी सी महंगी फ़ीस इसमें है, और इसमें अगर हम बात करेंगे एसटी एससी की बात करेंगे तो उनको 500 रुपये की फ़ीस उनको लगेगी, ठीक है। मतलब कुछ भी हालत में आपको 500 तो लगेगी ही लगेगी, चाहे आप कोई भी कैटेगरी को हो। अगर आप जनरल और ओबीसी को तो आपको 700 रुपये की फ़ीस यहाँ पे लगेगी। अब बात करते हैं कि इसकी जो सिलेक्शन की प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया क्या हो सकती है। तो चयन प्रक्रिया यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसमें जो है उत्तर हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में होंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 प्रश्न होंगे। पुराने जो हुए थे उसमें 200 प्रश्न थे। कितने थे? 200 प्रश्न थे। इस बार जो होंगे उसमें कितने प्रश्न हैं? 100 प्रश्न हैं। 100 प्रश्न। निगेटिव मार्किंग जो पिछले बार की तरह 1/4 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सिलेबस ये है, सिलेबस ये है। आप देख पा रहे होंगे सिलेबस पूरा आधा कर दिया गया है। पहले 200 नंबर का आता था, 100 नंबर कर दिया गया है। पहले सामान्य ज्ञान था 50 नंबर का, उसको 25 कर दिया गया है। कंप्यूटर 30 नंबर का 15 कर दिया गया है। रीजनिंग 15 था, 30 था, उसको 15 कर दिया गया है। गणित 30 था, 15 कर दिया गया है। हिंदी को 40 था, 20 कर दिया गया है। और अंग्रेजी जो है वो 20 था, उसको 10 कर दिया। मतलब आप देखेंगे टोटल भी 200 था, उसको 100 कर दिया गया है। और बाकी जो सब्जेक्ट है उनको भी आपको आधा आधा कर दिया है। इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा वो आप देख सकते हैं। फ़ायदा इससे ये होगा कि 200 नंबर के प्रश्न में, जैसे अगर हम बात करेंगे गणित की ही बात करते हैं, गणित में जैसे अगर आपके पहले 30 क्वेश्चन आते थे तो क्या होते थे कि उसमें जैसे प्रतिशत की बात करो चाहे लाभ हानि की बात करो, उसमें 3-4 क्वेश्चन पर एक ही चैप्टर से आ जाते थे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या होगा कि चूंकि 15 ही क्वेश्चन देना है, 15 ही अंक होगा, तो सिलेक्टेड ही रहेंगे ज़्यादा। इसमें जो है आप देखेंगे एक ही चीज़ से आपको 2, 3, 4 ऐसे नहीं आने वाला है। मतलब और ऐसे चीज़ें इसमें क्वेश्चंस में रहेंगे जो आप के नज़रों में रहेंगे, या आप बोल सकते हैं इतना आपके पास में रहेंगे, इतना ज़्यादा डीप घुसने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं रहेगी। जनरली सामान्य ज्ञान में पिछले बार भी सामान्य ज्ञान लिख के ही सिलेबस हुआ था, लेकिन उसमें जो है छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ भी इस बार आने की संभावना है। सामान्य ज्ञान अभी भी बोला गया है, बट छत्तीसगढ़ ही इसमें अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। 1/4 रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप इसके बाद कितने गुना को बुलाया जाता है, ध्यान रखिएगा,
5 गुना को बुलाया जाएगा। कितने गुना बुलाया जाएगा? 5 गुना। जितने भी पोस्ट हैं, लगभग 300 पोस्ट है, उनके 5 गुना को कौशल टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मिनिमम पासिंग मार्क आपको ध्यान देखना है कि 40% जो है वो जनरल वालों को लेना है और ओबीसी वालों को लेना है, और 30% जो है वो एसटी एससी वालों को लेना है। खैर, इससे कोई मतलब नहीं होता, आप जितना ज़्यादा नंबर पाएंगे तभी आपका जो है सिलेक्शन होगा स्किल टेस्ट पे। इतना नंबर वो सिर्फ बोलने का इन द सेंस ये होता है कि आप उतना रहोगे तो आपका हो सकता है इन द सेंस उसको आपको गिनेंगे। समझ रहे हो ना बात को? हालांकि इससे ज़्यादा के नंबर में ही हो पाएगा, ये एक मात्र क्राइटेरिया है। जैसे इसके लिए भी बोला गया है, कौशल परीक्षा के लिए, इनके लिए भी बोल दिया गया है कि 30 अंक अहरकारी होगा। देखो 50 के हिंदी और इंग्लिश के होंगे, इसमें 30 अंक अहरकारी होंगे। इसका मतलब ये को मिनिमम क्राइटेरिया है, आपको बने रहने के लिए आपको ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए अलग अलग सूची होगा। उसके बाद फिर बोला जा रहा है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें 3 गुना को बुलाया जाएगा। जैसे पोस्ट अगर 300 है, 300 का 5 गुना को कहाँ बुलाया जाएगा भाई? 300 का 5 गुना जो है 1500 पे आपको स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा, और साथ साथ 300 पोस्ट लगभग है, उसका 3 गुना मतलब 900 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक है। बाकी जो पुराने जैसे जनरली सभी वैकेंसी में होता है कि वरिष्ठ उम्मीदवार का नाम जो है वरीयता क्रम में रखा जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। सुरक्षा निधि की भी बात है, उसमें अभी फिलहाल हम चर्चा नहीं करते, बाकी इसमें डिटेल इतना ही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो है बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये जो मेरी दी गई सूचना जो है अगर पसंद आई होगी तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।